नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। पेपर 2 एसएसटी के अंतर्गत आप सभी को गृह विज्ञान, गृह शिल्प, जिसे अंग्रेजी में होम साइंस बोलते हैं, आप सभी को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस का आपका ये पार्ट है। और यहाँ से कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 5 से 6 क्वेश्चन आपके होम साइंस से पेपर में पूछे जाएंगे, क्योंकि विगत वर्षों में जो भी आपके एग्जाम हुए थे वहां पर आपके 5 से 6 क्वेश्चन हर बार पेपर में देखने को मिले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका पूरा का पूरा गृह विज्ञान होम साइंस एक ही वीडियो में द एंड हो जाएगा और 5 से 6 क्वेश्चन जितने भी आएंगे पेपर में वो सभी क्वेश्चन इसी वीडियो से आपके पक्के हो जाएंगे। इसीलिए यह वीडियो पेपर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। सिलेबस कुछ इस प्रकार से हैं, सिलेबस के टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, इन सभी टॉपिक को यहाँ पर खत्म करेंगे। पहला टॉपिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, दूसरा पोषण, रोग एवं उनसे बचने के उपाय, प्राथमिक उपचार, खाद्य पदार्थों का संरक्षण, प्रदूषण, पाचन संबंधित रोग एवं सामान्य बीमारियां, गृह प्रबंधन, सिलाई कला, धुलाई कला, पाक कला, बुनाई कला, कढ़ाई कला, ये आपके टॉपिक दिए गए हैं। आइए इस इम्पोर्टेंट वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स से मैं आपको कंप्लीट होम साइंस कराने वाला हूं। जितने भी मित्रों को नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके सभी सब्जेक्ट के नोट्स, वन लाइनर, पीवाईक्यू सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वातावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाना है। पॉलीथीन का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये जमीन के अंदर गल नहीं पाती है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को भी कम कर देती है। पॉलीथीन जलाने से जहरीली गैस चारों तरफ फैलती है, जिससे श्वास लेने तथा त्वचा संबंधित बीमारियां आपकी हो सकती हैं। पॉलीथीन आपकी कैसी है? बहुत हानिकारक होती है स्वास्थ्य के लिए। अब यहाँ पर बात करूँ, रोग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता असंक्रामक रोग, दूसरा होता संक्रामक। इन दोनों में अंतर क्या है, आइए बात करते हैं। असंक्रामक ये वे रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं फैलते। ये पोषण की कमी से हो सकते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में ना दिखाई देना। और कुछ असंक्रामक रोग आपके वंशानुगत भी हो सकते हैं, मतलब कि ये रोग बच्चों को अपने माता पिता या पूर्वजों से मिलते हैं, जैसे वर्णांधता है ना। वर्णांधता रोग ये कैसा है? वंशानुगत है, पूर्वज या माता पिता से मिलता है ना। ये वंशानुगत हो जाएगा, जिसमें रोगी को हरे और लाल रंग में भेद नहीं कर पाता कि ये लाल है कि हरा है ना। पेपर में बनेगा क्वेश्चन कि रोगी को किस रोग में हरे तथा लाल रंग में भेद नहीं कर पाता है, उत्तर होगा वर्णांधता, जो कि वंशानुगत आपका रोग हो जाएगा। दूसरा टाइप है आपका रोग का संक्रामक, जो किसी के संपर्क में आने से फैलता है। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, कृमि जैसे सूक्ष्म अतिसूक्ष्म जीवों से होते हैं। ये अतिसूक्ष्म जीव निम्नलिखित माध्यमों से मानव में प्रवेश कर सकते हैं और उसे अस्वस्थ कर देते हैं, जैसे दूषित खाने से, पीने की वस्तुओं के माध्यम से पेट में कृमि चले जाते हैं। राउंड कृमि, व्हिप कृमि, हुक कृमि, हैजा, टाइफाइड, ये रोग आपके हो सकते हैं खाने और पीने से। संक्रमित मिट्टी के संपर्क के द्वारा कृमि संक्रमण फैलता है, जिससे शरीर में खून की कमी, कुपोषण, थकान, पेट में दर्द, उल्टी, दस्त, ये सारे लक्षण आपके शामिल हैं। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर वायु के कारण होते हैं कुछ रोग, है ना। वायु में जो सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित होते हैं, जुखाम कर देते हैं, इन्फ्लुएंजा कर देते हैं, तपेदिक जैसे रोग फैलाते हैं। और मच्छर से मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू आपका फैलता है। कुछ चर्म रोग व्यक्ति को स्पर्श करने से भी फैलते हैं, जैसे दाद किसी को है, उसको आपने स्पर्श कर लिया तो आपके भी हो गया। खाज है ना, ये स्पर्श करने वाले आपके कुछ रोग हो जाते हैं। अब मैं बात करूं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की। संक्रमित बच्चों में शौच में कृमि के अंडे होते हैं। खुले में शौच करने से ये अंडे मिट्टी में मिल जाते हैं और विकसित होते हैं। नंगे पैर चलने से, गंदे हाथों से खाना खाने से ये, या बिना ढका भोजन करने से शरीर में कृमि संचरण होता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम वर्ष में 2 बार 10 फरवरी 10 अगस्त को मनाया जाता है, जिसमें 0-1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवा स्कूल व आंगनवाड़ी के माध्यम से खिलाई जाती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में बन सकेगा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। वे 2 तिथि कौन कौन सी हैं? एक तो 10 फरवरी, एक तो आपकी 10 अगस्त। और इसमें कौन सी टेबलेट दी जाती है? तो भाई ये टेबलेट है, नाम याद रख लेना, एल्बेंडाजोल, ठीक, ये खिलाई जाती है आंगनवाड़ियों में। अब बात करते हैं
विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक, सभी को पता है। मानव शरीर के भार का 70% तथा पेड़ पौधों के भार का 80% भाग पानी होता है। जल का प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के एक परमाणु के मिलने से बना होता है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। ये सिंपल सा है, केमिस्ट्री आप समझ सकते हो। और ये यूपी टेट में यहाँ से PYQ बना है। तो मैं कह सकता हूँ आज तक जितने भी यूपी टेट में क्वेश्चन आए हैं वो सारे SST के क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए हैं ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मैंने खुद आपको एक एक क्वेश्चन का मिलान कराया होगा कई वीडियोस में। वो SSC ERT से उठाए जाते हैं। SSC ERT बोले तो 6 to 8 की जो उत्तर प्रदेश की जो सरकारी किताबें हैं वहाँ से पेपर बनेगा, क्योंकि उन्हीं किताबों का पूरा सेम टू सेम सिलेबस कॉपी पेस्ट किया गया है। तो उन्हीं का ये निचोड़ मैं आपको करा रहा हूँ। जितने भी मित्रों को ये नोट्स चाहिए, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, हैंड रिटन नोट्स प्लस PYQ क्वेश्चन आपको दे दूंगा, प्लस इन किताबों से बनाए गए हजारों की संख्या में हर सब्जेक्ट के 1 लाइनर क्वेश्चन, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, म्यूजिक के, एग्रीकल्चर के, होम साइंस के, फिजिकल एजुकेशन के, सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। एक नंबर लिख देता हूँ 9696400597, या यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर लिख करके आ रहा होगा। इस नंबर पे अभी कॉल करो या व्हाट्सएप पर मैसेज करो, फटाक से नोट्स को प्राप्त कर लो। नोट्स का प्राइस 299 है। रिवीजन का टाइम है, आराम से रिवीजन कर लेना सुपर फास्ट तरीके से, और उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ आपसे, क्योंकि मैंने सब कुछ आपको देने का प्रयास किया है। अब बात करें, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। पोलियो दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर। इंपॉर्टेंट है ये तिथि से बनेगा क्वेश्चन। पोलियो का वायरस अस्वच्छ शौच सुविधाओं के कारण ज़्यादा तेजी से फैलता है। माँ के प्रारंभिक दूध कोलेस्ट्रम में प्रतिरोधी क्षमता होती है। शिशु के लिए यह दूध बहुत उपयोगी होता है, अतः जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर कुछ विटामिन कमी से होने वाले रोग, उनके लक्षण और उपचार स्रोत। यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने पेपर में बनेगा। पहला है आपका विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम होता है रेटिनाल। क्या होता है? रेटिनाल, विटामिन ए। इससे क्या रोग होता है? रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। इसका लक्षण क्या है कि रात में कम दिखाई देना, आंखों का सूखना। इसका उपचार क्या है? गाजर खाओ, हरी सब्जी, दूध, अंडा, मछली का तेल। ये विटामिन ए के स्रोत आपके माने जाते हैं। अब मैं बात करूं विटामिन B1, थायमिन जिसका आपका रासायनिक नाम है। विटामिन बी की कमी से वेरी होता है, कमजोर, नसों की समस्या हो जाती है। साबुत अनाज, दालें, मूंगफली खानी चाहिए। विटामिन B2 ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इससे आपके ओंठ फटते हैं, ठीक। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन जिसका रासायनिक नाम हो जाएगा। यहाँ पर देखो विटामिन B3 ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं सारे आपको करा देता हूँ। पेलाग्रा होता है, इससे क्या होता है? पेलाग्रा रोग होता है। तो मांस, मूंगफली, अनाज इसके स्रोत बताए गए हैं, ठीक। और यहाँ पर 3D का मतलब डर्मेंटाइटिस होता है, डायरिया होता है, डिमेंशिया होता है। ये 3D रोग किससे होता है भाई? पेलाग्रा से होता है। विटामिन B3 यहाँ पर B3 लिखा है, और 3 से आपका 3D कर लो, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, ठीक। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, एनीमिया, त्वचा रोग इससे फैलता है, चिड़चिड़ापन, कमजोरी। केला, चना, आलू खाना चाहिए। विटामिन B12 क्या है? कोवालामिन, ठीक। विटामिन C इंपॉर्टेंट है, ये सही इंपॉर्टेंट है। एस्कार्बिक अम्ल बोलते हैं, स्कर्वी रोग इससे फैलता है, मसूड़ों में खून आता, घाव ना भरना। इसके अच्छे स्रोत हो सकते हैं खट्टे पदार्थ, आंवला है, संतरा है, नींबू। आंवला, संतरा, नींबू विटामिन C के स्रोत होते हैं। और विटामिन D कैल्सीफेरॉल जिसको बोलते हैं, रिकेटस होता है बच्चों में, है ना। और हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं इससे, विटामिन D की कमी से। तो धूप में थोड़ा बैठ लिया करो, है ना, दूध पी लिया करो। ये विटामिन D के आपके अच्छे स्रोत माने गए हैं। और विटामिन E टोकोफेराल, क्या है रासायनिक नाम? टोकोफेराल। मांसपेशी कमजोर, बांझपन स्त्रियों में, मांसपेशी समस्या, विटामिन E से वनस्पति तेल और मेवे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विटामिन K रक्त का थक्का ना बनना, अधिक रक्तस्राव, रक्त का बह जाना। तो हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ मेरे मित्र, मज़े से। अब कुछ ये रोग हो जाए भाई, अगर ये सिलेबस में दिया गया है तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको बर्र काट ले या मधुमक्खी काट ले तब क्या करोगे? जब कोई विषैला जीव जैसे बर्र या मधुमक्खी काट लेती है तो उससे भयंकर पीड़ा व जलन होने लगती है तथा चकते पड़ जाते हैं। कभी कभी इनके डंक मारने पर
उसकी नोक टूटकर शरीर में रह जाती है, जिससे विष फैलने पर वह स्थान सूज जाता है और तीव्र जलन होती है। कमेंट करके बताओ किस किस को मधुमक्खी या बर्र ने काटा है ना। क्या डंक आपके शरीर में घुसा का घुसा ही रह गया है ना, यानी कि डंक आपके शरीर में ही रह गया था, बताना। और इसका उपचार कैसे होता है? सबसे पहले क्या करो, कटे हुए स्थान को स्प्रेट या साबुन से धो लेना चाहिए। यदि कीड़े का डंक रह गया शरीर में, अभी भी चुभा हुआ है वहाँ पर, तो तुरंत किसी नुकीली चीज़ से दबाकर निकाल लो उसको। पर ध्यान रहे कि उस स्थान को इतना अधिक ना दबाया जाए कि शरीर में विष और अधिक फैल जाए। घाव को खरोंचना या खुल जाना नहीं चाहिए, इससे संक्रमण बढ़ने की संभावना रहती है। फिर क्या करोगे, घाव पर हल्का अमोनिया या नौसादर और चूने के बराबर मात्रा में लेकर लगाना चाहिए। उसके ऊपर 2-4 बूंदें पानी की डाल लेनी चाहिए। गंभीर स्थिति में बारी बारी से ठंडा और गर्म सेंक लाभदायक है। फिर तो आपको डॉक्टर के पास बाद में जाना ही पड़ेगा। ठीक, ये मधुमक्खी का इलाज हो गया। अगर काट ले आपको बिच्छू, क्या कर ले, बिच्छू का काटना, तो बिच्छू की पूंछ में बक्राकार डंक होता है। बने क्वेश्चन की बक्राकार डंक किस में होता है, सांप में होता है या मधुमक्खी में या बिच्छू में? उत्तर आपका होगा बिच्छू में होता है। तो बिच्छू का बहुत विषैला जहर, जब बिच्छू डंक मारता है तो वहाँ विष एकदम से फैल जाता है। यह विष नाड़ी तंत्र पर बुरा प्रभाव डालता है। बिच्छू का जो डंक होता है नाड़ी तंत्र को ये प्रभाव डालता है। ऐंठन, बेहोशी आपको हो सकती है। जी मिचलाना, उल्टी, सिर दर्द की शिकायत हो सकती है। ताज जो सांसें हैं वो तेजी से चलने लगती हैं। काटे गए स्थान पर जलन जैसा आभास होता है। यदि बिच्छू के डंक के मारने पर तुरंत उपचार ना किया जाए तो रोगी की मौत भी हो सकती है मित्र, मौत भी हो सकती है। उपचार क्या करोगे, काटने वाले स्थान को थोड़ा ऊपर कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए, जिससे विष पूरी तरह से शरीर में ना फैले। तो पट्टी बांध दो। कटे हुए स्थान पर बर्फ रख देने से भी दर्द का अनुभव कम होता है। प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। अब कुत्ते काट ले, अगर कुत्ता काट ले, कुत्ते को तो सभी को काटा होगा, नहीं काटा होगा तो 1-2 को तो काटा ही होगा। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, क्या किया था आपने, कुत्ते ने अगर आपको काटा था तो प्रायः कुत्ते छेड़ने पर काट लेते हैं। देखो, कुत्ते को अगर छेड़ोगे तो काटेगा, लेकिन यदि कुत्ता पागल है तो बिना छेड़े हुए भी आपको काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है, क्योंकि मेरे साथ घटना घट चुकी है। ठीक है ना। पागल कुत्ते, पता नहीं वो किसको दौड़ पड़े, है ना। तो पागल कुत्ते की पहचान क्या है? पागल कुत्ते को पहचानना सरल है। यदि ध्यानपूर्वक देखें तो पागल कुत्ते की पूंछ झुकी हुई होती है, चेहरा उसका भयानक होता है और उसके मुंह से झाग निकलता है फेना टाइप का। वह अकारण ही भौंकता रहता है। अचानक से मन आएगा, इधर दौड़ेगा उधर दौड़ेगा, किसी की पैर में चिपट कर उसको काट लेगा। ये होता है पागल कुत्ते की पहचान। तो सतर्क रहना। ठीक, पागल कुत्ता के काटने पर व्यक्ति को क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं? रोगी को पानी से डर लगने लगता है। रोगी, अगर कुत्ता पागल काट ले तो पानी को डर लगेगा, पानी से, रोगी को पानी से। गले में दर्द होगा, भोजन निगल नहीं पाएगा। तो भाई उपचार क्या करोगे? उपचार फटाक से कर लेना। पागल कुत्ते के काटने पर घाव को तुरंत साबुन या स्प्रिट से धोना चाहिए। रोगी को तुरंत अस्पताल भेजकर रेबीज, अगर पेपर में आए क्वेश्चन कि रेबीज का टीका किसमें लगाया जाता है तो कुत्ते के काटने पर, ठीक, रेबीज का इंजेक्शन। इसमें बिल्कुल भी असावधानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो एक तो हाइड्रोफोबिया होता है, दूसरा इसमें रेबीज का इंजेक्शन चाहिए होता है। ठीक, 2 बातें इंपॉर्टेंट निकल कर सामने आ गई। रही बात सांप के काटने की। सांप के काटने पर विष की कुछ बूंदें शरीर में प्रवेश कर सकती हैं। कटे हुए स्थान पर दर्द के साथ सूजन आ जाती है, त्वचा का रंग बैंगनी हो जाता है। वहां पर विषदंत के 2 छोटे छोटे छिद्र देखे जा सकते हैं, यानी कि सांप काटता तो पैर कहीं पर भी काटे तो उसके 2 छिद्र बन जाते हैं काटने की जगह पर। व्यक्ति को बेहोशी या निद्रा आने लगती है। जब कभी इस प्रकार की घटना घटित हो, हमें तुरंत प्राथमिक उपचार करना चाहिए, जिससे विष को फैलने से रोका जाए। और जादू टोना झाड़ फूंक के चक्कर में मत पड़ो। यहाँ नीचे लिखा था वो मैंने हटा दिया, क्योंकि आप लोग समझदार हो। ठीक, यहाँ पर समझो बातों को। शारीरिक वृद्धि करने वाले प्रोटीन है, दाल, सोयाबीन, ये सब खाने चाहिए। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट आपके चीनी, गुड़, चावल, गेहूं आदि, बसा, घी, तेल। शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करने के लिए विटामिन, खनिज लवण, हरी सब्जियां, फल आदि आपके हैं। संतुलित आहार क्या होता है बताओ? संतुलित आहार वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, बसा, विटामिन, खनिज लवण, जल निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूँ टाइफाइड की। टाइफाइड दिया गया है सिलेबस में, क्योंकि रोगों से संबंधित पूरा का पूरा चैप्टर है।
तो टाइफाइड किससे होता है? टाइफाइड का कारण क्या है? जीवाणु। जीवाणु का नाम क्या है? सैल्मोनेला, ठीक है ना। टाइफाई, सैल्मोनेला टाइफाई से आपका टाइफाइड फैलता है। दूषित पानी व भोजन से भी आपका फैलता है। ये जीवाणु इंपॉर्टेंट है, ये बन सकता है मिलान में भी बन सकता है। एक तरफ रोग उनके फैलने का कारण दे दे। लक्षण क्या होता है टाइफाइड में? लगातार तेज बुखार, सिर दर्द, कमजोरी, पेट दर्द, कब्ज, दस्त, जीभ पर सफ़ेद परत, कभी कभी गुलाबी दाने हो सकते हैं। उपचार क्या है? डॉक्टर द्वारा एंटीबायोटिक, आराम, हल्का भोजन, उबला पानी, ओआरएस लेना चाहिए। अतिसार हो जाए, डायरिया हो जाए, तब क्या करोगे? यहाँ पर दिया गया है। ये रोग भी दूषित जल एवं भोजन के सेवन से फैलता है। तो अतिसार, डायरिया भी किससे होता है? दूषित पानी के पीने से और भोजन करने से होता है। इससे ग्रसित व्यक्ति को बार बार पतला दस्त आने लगता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, रोगी कमजोर हो जाता है। फिर उपचार क्या करोगे? रोगी को चावल का माड़, पका केला, मूंग की खिचड़ी व मट्ठा देना चाहिए। हल्का सुपाच्य भोजन देना चाहिए, पानी उबाल कर देना चाहिए। निर्जलीकरण को रोकने के लिए जीवन रक्षक घोल, जीवन रक्षक घोल मतलब कि ओआरएस जो आपका आता है ना, ओआरएस, उसको क्या करोगे? 1 गिलास पानी में 1-2 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिला करके एक इलेक्ट्रोल देना चाहिए, ये होना चाहिए। पेचिस, क्या हो जाए? पेचिस हो जाए, तब क्या करोगे? दूषित जल और भोजन के सेवन से पेचिस रोग होता है। इस दूषित जल और भोजन से ही पेचिस होता है। इसमें पतले दस्त के साथ आंव या खून आ सकता है, कभी कभी बुखार भी आ सकता है। ऐसी स्थिति होने पर प्राथमिक उपचार के रूप में रोगी को जीवन रक्षक घोल, वही ओआरएस, हल्का सुपाच्य भोजन, मूंग की खिचड़ी, चावल का माड़ दे सकते हैं, पानी उबाल कर दे दो, ठीक। फिर डॉक्टर के पास चले जाओ। हैजा की बात करूं मैं, कोलेरा की बात करूं, कोलेरा की, कालरा बोलते हैं इसको, हैजा, भयानक रोग। ग्रस्त व्यक्ति यदि तुरंत ही उचित उपचार ना किया जाए तो भाई उसकी मृत्यु हो सकती है। हैजा खतरनाक, ये रोग महामारी का भी रूप धारण कर सकता है। दूषित जल को पीने से हैजे का रोग फैलने की संभावना रहती है। हैजा के रोगी के दस्त एवं बमन से उसके जीवाणु शरीर के बाहर निकलते हैं। यदि दस्त बमन को अच्छी तरह से साफ ना किया जाए तो उस पर मक्खियाँ बैठ जाती हैं। फिर वही मक्खियाँ खाद्य पदार्थों पर बैठकर उसको रोगाणुक्त बना देती हैं। मक्खियाँ हैजा फैलाने में सबसे सहायक होती हैं, मक्खियाँ भी सहायक हैं हैजा फैलाने में। अब देखो, अतिसार या दस्त, इस अवस्था में सौंफ ले लो, धनिया, जीरा, इन तीनों को समान मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण बना लें। उसमें थोड़ा नमक मिलाकर दिन में 3 बार छाछ के साथ सेवन करें। छाछ का मतलब मट्ठा। बमन अथवा उल्टी के लिए क्या करना चाहिए? बमन या उल्टी आने पर हरी धनिया और पुदीने की चटनी का सेवन दिन में कई बार करें। नींबू का काला नमक लगाकर चूसें, नींबू पर काला नमक लगा के चूसो और पुदीने की चटनी खाओ, हरी धनिया की चटनी खाओ बमन या उल्टी होने पर। पुराना बुखार, नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर काढ़ा बना लें, छानकर पी लो, अवस्था अनुसार जितना पी सको। खांसी आने पर क्या करोगे आप लोग? खांसी आने पर शहद के साथ पिसी काली मिर्च मिलाकर चाटने से आराम मिलता है। तुलसी, अदरक, काली मिर्च और चुटकी भर नमक मिलाकर काढ़ा बनाकर पीने से भी लाभ मिलता है। बार बार खांसी आने पर अदरक को भूनकर थोड़ा नमक लगाकर उसका सेवन भी कर सकते हैं। आप कहोगे सर ये क्या आप पढ़ा रहे हो? ये तो आप उपचार बता रहे हो कि ये बीमारी हो जाए, ये कर लो, वो कर लो। अब ये सिलेबस में दिया गया है ना, वही मैं बता रहा हूँ आपको। शायद बन सके क्वेश्चन, और बने भी हैं क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। पढ़ लो, लगे हाथ, क्या दिक्कत है ना। जुकाम हो जाए तो दूध में हल्दी मिला के गरम गरम पी लो, ठीक। चोट लगने पर हल्दी में दूध मिलाकर पी लो, काम खत्म। सरसों का तेल के गरम करके वहाँ पर डाल लो चोट में। अगर भाई दांत में दर्द हो, कई लोगों के दांत में दर्द होता है, तो यहाँ पर उपचार दिया गया है। दांत दर्द में लौंग का तेल, दर्द के स्थान पर लौंग रखने से आराम मिलता है। लौंग का तेल लगाओ दांत दर्द में, ठीक। और पेट दर्द में क्या करोगे? पेट दर्द में तो हींग विशेष लाभदायक होती है। सौंफ का पानी उबालकर पीने से भी आराम मिलता है। पेचिस में सौंफ का चूर्ण मिश्री के साथ 3-4 बार ले लो। मलेरिया की बात करूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट है, अभी तक मैं आपको कुछ उपचार देता रहा कि ये हो जाए, कुत्ता काटे ये करो, हैजा फैले तो ये करो। अब टू द पॉइंट, मलेरिया की बात करें। मलेरिया रोग एनोफिलीज, ये इम्पोर्टेंट है। मलेरिया रोग किससे होता है? एनोफिलीज मादा मच्छर के काटने से होता है, ठीक। मादा मच्छर है ये मच्छर जब स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तब उसके रक्त में मलेरिया के जीवाणु नहीं, कीटाणु प्रवेश करके रोग उत्पन्न करते हैं। एनोफिलीज मादा मच्छर काटने से मलेरिया होता है।
और मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं? सर्वप्रथम व्यक्ति को ज्वर होता है जो बार बार उतरता और चढ़ता है। बुखार चढ़ते समय ठंड लगती है, रोगी कांपता है, सिर दर्द होता है, कभी कभी उसका जी मिचलाता है, पित्त बमन होता है, जब ज्वर उतरता है तो पसीना आता है। फाइलेरिया की बात कर लेते हैं। तो फाइलेरिया रोग क्यूलेक्स जाति के मच्छर के काटने से होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये बन सकता है, आप लोग याद रखना, क्यूलेक्स से क्या होता है? फाइलेरिया रोग होता है। क्यूलेक्स मच्छर कमरे में अंधेरे स्थानों या गहरे रंग के कपड़ों के पीछे ये छिपा रहता है, ठीक ना। क्यूलेक्स मच्छर रात्रि को उन स्थानों से निकलकर मनुष्य को काटते हैं, उन्हें रोगी बना देते हैं। लक्षण पैर में सूजन होना, चलने में परेशानी होना, ये फाइलेरिया होता है क्यूलेक्स जाति के मच्छर के काटने से। डेंगू फीवर, डेंगू बुखार। डेंगू बुखार एक विषाणु जनित रोग एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से होता है। एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? डेंगू बुखार होता है। और यहाँ से पीवाईक्यू क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, तो आप लोग कह सकते हो कि क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर यहीं से बनाता है। यदि मच्छर डेंगू बुखार से ग्रसित व्यक्ति को काटकर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो डेंगू वायरस उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चला जाता है, जिससे स्वस्थ व्यक्ति को भी बुखार हो जाता है। ऐसे मच्छरों की कुछ खास विशेषताएं होती है डेंगू की, कि इन मच्छरों के शरीर पर काले सफ़ेद रंग की धारियां होती हैं। इस प्रकार के मच्छर दिन में ज़्यादा काटते हैं। ठंडे, साफ एवं छांव वाली जगहों पर ये ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ये ऊंचे क्षेत्र में और ठंडे पानी के क्षेत्र में और साफ और छांव वाले क्षेत्र में डेंगू रहता है, वहीं से डेंगू आपका फैलता है। और अधिक दिनों तक रखे साफ पानी में अंडा देकर ये अपनी वृद्धि भी कर लेते हैं डेंगू। बात करूँ मैं लक्षण की, डेंगू होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं? कभी कभी रोगी के शरीर में आंतरिक रक्तस्राव भी हो सकता है, जिससे शरीर में प्लेटलेट्स स्तर कम, कि भाई प्लेटलेट्स कम हो गई। तो प्लेटलेट्स कम किस में होती हैं? डेंगू में होती हैं। सर दर्द, आंखों में दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द, भूख कम लगना, जी मलचाना, दस्त, त्वचा पर लाल चकत्ते आना, अधिक गंभीर स्थिति में आंख नाक से भी खून आना, ठंड लगने के साथ अचानक तेज बुखार, ये सब लक्षण आपके डेंगू के हैं। चिकनगुनिया की बात करूँ, चिकनगुनिया एक वायरस जनित रोग एडीज एजिप्टी से ये भी आपको होता है ना। सिर दर्द, जुखाम, खांसी, जोड़ों में दर्द, तेज बुखार आपको हो सकता है। मस्तिष्क ज्वर क्या है? मस्तिष्क ज्वर को ही एक्यूट एन्सीफेलाइटिस सिंड्रोम AES बोलते हैं, जापानी एन्सीफेलाइटिस भी बोलते हैं। यह रोग एक प्रकार की दिमागी बुखार है जो विभिन्न प्रकार के विषाणुओं, जीवाणुओं, फफूंद, पैरासाइट आदि से होता है। विभिन्न ऋतुओं, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर उपयुक्त कारणों से ये फैलता है। कोई भी कारण प्रभावी इसका हो सकता है। मस्तिष्क ज्वर का प्रसार मुख्यतः मच्छर के काटने, पर्यावरणीय, व्यक्तिगत स्वच्छता के अभाव के कारण आपका ये रोग होता है, मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर के कारण क्या है? यहाँ पर मैं मस्तिष्क ज्वर की बात कर रहा हूँ। तो यह रोग एक मच्छर आपका काट लेता है, फ्लेवीवायरस है ना। फ्लेवीवायरस एक मच्छर का नाम है, क्या है? फ्लेवीवायरस से काटने से फैलता है। इस रोग का प्रकोप वर्षा ऋतु, उसके उपरांत जुलाई से अक्टूबर में अधिक होता है, जिस समय मच्छरों की संख्या अधिक होती है, तो उस समय मस्तिष्क ज्वर ज़्यादा फैलता है। जापानी एन्सीफेलाइटिस वायरस के मुख्य वाहक सुअर हैं। सुअर, यदि एक भी मच्छर इन्हें काटने के बाद स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है तो रोग संक्रमण उस व्यक्ति को हो जाता है। इस रोग का प्रभाव सबसे अधिक बच्चों पर दिखाई पड़ता है, बच्चों पर सबसे अधिक होता है मस्तिष्क ज्वर, ठीक है ना। तो यहाँ पर होम साइंस की कुछ बुनियादी बातें थी, उनको मैंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन आपको पेपर के दिन देखने को मिलेंगे, और अतिरिक्त जानकारी यहाँ पर और बहुत सारी है, उनको भी यहाँ पर बताता हूँ। जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी उनको मैंने बता दिया, और भी अतिरिक्त जानकारी है उनको भी आपको जान लेना महत्वपूर्ण रहेगा। पता चले क्वेश्चन एग्जामिनर का मूड कुछ अलग हो, वहाँ से बना ले, थ्योरी से बना ले, इम्पोर्टेंट पॉइंट को छोड़कर वो कथन कारण वाले बना ले, तब तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। वो मैं आपको यहाँ पर कराता हूँ। सिलेबस का पहला टॉपिक था स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, परिभाषाएं हैं। पहले स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? WHO के अनुसार स्वास्थ्य केवल रोगों या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की एक स्थिति है। यह है परिभाषा। अब देखो स्वास्थ्य के प्रकार कितने बताए गए हैं। स्वास्थ्य के आपके 3 स्तंभ बताए गए हैं। 3 स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला स्तंभ आपका है, या पहला प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, यानी कि जो अपना शरीर है ना उसका स्वस्थ होना। जैसे शरीर के जो अंग, बाहरी अंग हैं या आंतरिक अंग हैं, इनका स्वस्थ होना, इनको प्रचुर मात्रा में ऊर्जा मिलना, त्वचा साफ होती है ना, त्वचा की सफाई, वजन नियंत्रित, ये सब कुछ आपका शारीरिक स्वास्थ्य में ही आता है। और मुख्य आवश्यकताएं क्या है शारीरिक स्वास्थ्य की?
तो मुख्य पोषक तत्व उसको मिलने चाहिए। पोषक आहार का सेवन करना चाहिए व्यक्ति को। प्रतिदिन 30 से 45 मिनट व्यायाम, योग वगैरह कर लेना चाहिए। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना पर्याप्त। ये है शारीरिक स्वास्थ्य। और मानसिक स्वास्थ्य है ना, एकदम मेंटल हेल्थ वाली प्रॉब्लम की बात मैं करूं तो ये भाई तनाव का सामना करे तो मानसिक आपका संतुलन बिगड़ जाएगा। तो बिल्कुल तनाव को कम करो, है ना। उत्पादक कार्य करता है, समाज में योगदान देने में सक्षम होता है। तो इसकी मुख्य आवश्यकताएं क्या? तनाव प्रबंधन पहले आपको करना चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, ध्यान, मेडिटेशन जिसको बोलते हैं ध्यान, ठीक, और विपरीत परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास बनाए रखना। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ जरूरी बातें। सामाजिक स्वास्थ्य वही, क्योंकि आप लोग सामाजिक प्राणी हो, मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है तो उसके मित्र हैं, पड़ोसी हैं, सहकर्मी हैं, उनके साथ अंतःक्रिया करता है। दूसरों की भावनाएं हैं, दूसरों के प्रति सहयोग है, सहानुभूति है, मधुर संवाद है, यही आपका सामाजिक स्वास्थ्य हो जाएगा, ठीक। व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल हाइजीनी। तो त्वचा की सफाई आप सभी को करनी चाहिए। स्वच्छ जल, साबुन से स्नान, पसीना वगैरह ये सब हट जाए, ठीक। और मुख दंत स्वच्छता करनी चाहिए सुबह उठकर, और रात में खाना खाने के बाद सोने से पहले फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट से दांत साफ करना अनिवार्य। पायरिया, कैविटी और मुंह की बदबू से बचाव करता है। नाखूनों की देखभाल करनी चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, हस्त प्रक्षालन करना चाहिए, भोजन करने से पहले हाथ, और भोजन पकाने से पहले और शौच क्रिया के बाद साबुन से कम 20 सेकंड तक हाथों को रगड़कर धोना चाहिए। ये कुछ बुनियादी बातें दी गई हैं, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। पर्यावरण स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, घर को साफ रखना चाहिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन करना चाहिए, है ना। डस्टबिन में ही कूड़े कचरे को डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। गीले कचरे और सूखे कचरों को अलग अलग रखना चाहिए, ठीक। पानी की टंकी हमेशा ढकी होनी चाहिए। ये सब कुछ बुनियादी बातें जो आपको पता हैं, जो नहीं पता है उनको मैं बताता हूँ आपको। परीक्षा के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण तत्व 80% संक्रामक रोग, केवल सही तरीके से हाथ धोने की आदत से लगभग 80% संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है हाथ धुलने से। स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 145वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को संपूर्ण भारत में स्वच्छता कवरेज हासिल करने के लिए उद्देश्य से इस ऐतिहासिक अभियान की, मतलब कि स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। पोषण रोग, उनसे बचने के प्राथमिक उपचार, मैंने बहुत सारे उपचार बताए, कुत्ते काट ले, मधुमक्खी काट ले, और इसके अतिरिक्त कुछ बातें हैं यहाँ पर इस टेबल में दी गई है, जो टेबल हमने ही आपके लिए बनाई है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स एक पोषक तत्व है। ये क्या करता है? ये शरीर को तत्काल ऊर्जा, एनर्जी प्रदान करने का मुख्य स्रोत है। मुख्य रूप से स्टार्च और शर्करा के रूप में प्रयोग होता है। चावल, गेहूं, मक्का, आलू, शकरकंद, केला, अनानास में पाया जाता है। प्रोटीन, शरीर का निर्माता, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। ये कोशिकाओं की वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत, एंजाइम, हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक है। सभी प्रकार की दालें, सोयाबीन, पनीर, अंडा, मांस, मछली में आपका पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, बसा फैक्ट की बात की जाए तो यह शरीर का ऊर्जा बैंक है। कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में 2 गुना ऊर्जा देती है। अंगों को बाह्य झटकों से बचाती है। थर्मल इंसुलेशन प्रदान करती है। शुद्ध घी, वनस्पति तेल, मक्खन, बादाम, काजू, मूंगफली, झुंड के बीज में आपका पाया जाता है बसा। विटामिन भी जरूरी है, खनिज लवण भी आपके लिए जरूरी है, जल भी तो जरूरी है, ठीक। अब मैंने कुछ विटामिन आपको बताए थे, फिर मैं रिवीजन करने के लिए आपको पुनः बता देता हूँ। विटामिन ए, रेटिनाल बोलते हैं, रतौंधी होता है इससे। जेरोफथैलेमिया, कम रोशनी या रात के समय साफ ना दिखना, आंखों का शुष्क होना। विटामिन B1, थायमिन, बेरी रोग होता है, दुर्बल पेशियां, अत्यधिक कमजोरी, तंत्रिका तंत्र खराबी। और विटामिन सी आपको बताया हूँ, स्कारबिक एसिड, इससे रोग क्या होता है? स्कर्वी होता है, मसूड़ों में खून आना, घाव ना भरना, ये सब कुछ होता है। तो खट्टे फल ले लो विटामिन सी वाले, नींबू, संतरा, है ना। ये विटामिन डी, तो रिकेटस होता है बच्चों में, वयस्कों में भी होता है। और हड्डियों का कमजोर, मुलायम, टेढ़ा हो जाना, सूखा रोग जिसको बोलते हैं। विटामिन के तो इम्पोर्टेंट है ही, रक्त का थक्का ना बनना, चोट लगने पर अत्यधिक खून बहना, थक्का जमने की प्रक्रिया का रुकना, ये होता है विटामिन के की कमी से। तो मलेरिया हमने आपको बता ही दिया, मलेरिया किससे होता है? एनोफिलीज से होता है। रिवीजन करा रहा हूँ, पुनः कर लो अच्छे से रिवीजन, ठीक है ना। और यहाँ पर यह प्लाज्मोथियम नामक सूक्ष्म प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिसका वाहक मादा एनोफिलीज होता है, ठीक। और डेंगू एडिस इजिप्टी मच्छर से होता है, ये बता दिया हूँ आपको। टाइगर मॉस्किटो भी इसको बोलते हैं। क्षय रोग, टीवी किससे होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से आपका होता है टीवी। शिशु के जन्म के तुरंत बाद BCG, बैक्टीरियस कैलमेट
जुरन का टीका लगवाना अनिवार्य है। डोट्स चिकित्सा प्रणाली। हैजा ये बता दिया हूँ। पोलियो, ठीक। प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड के विस्तृत सिद्धांत। ये देखो, प्राथमिक उपचार के स्वर्णिम नियम क्या हैं? विपत्ति के समय स्वयं शांत रहें और पीड़ित को ढांढस बंधाएं और घबराएं नहीं, उसको मतलब कि सांत्वना दें। रोगी को सुरक्षित और हवादार स्थान पर लेटाएं। अनावश्यक भीड़ हटा दें। यदि रक्तस्राव हो रहा है तो उसे तुरंत रोकने का प्रयास करें। तुरंत एम्बुलेंस या डॉक्टर को सूचित करें। ये कुछ बातें। और विशिष्ट परिस्थितियों में तत्काल आपको फर्स्ट एड में क्या करना चाहिए? चोट या घाव लगने पर घाव को साफ बहते पानी से धोएं। डेटोल, सावलान जैसे एंटीसेप्टिक से साफ करें। साफ स्टेरलाइज्ड पट्टी बांधे। जल अगर कोई व्यक्ति जल गया किसी कारणवश तो क्या करना चाहिए? 15 से 20 मिनट तक ठंडा पानी डालें। कभी कभी सीधे बर्फ ना रगड़ें, इससे कोशिकाएं डैमेज होती हैं। छाले ना फोड़ें, ठीक। सर्पदंश हो जाए अगर किसी को सांप काट ले अचानक से, रोगी को बिल्कुल शांत और स्थिर रखें। हिलने डुलने से जहर तेजी से फैलता है। दंश वाले स्थान को दिल के स्तर से नीचे रखें। घाव को साफ करें। बिना समय गंवाए तुरंत एंटी वेनम इंजेक्शन के लिए नज़दीकी सरकारी अस्पताल ले जाएं। काटने की जगह के ऊपर कसकर बांधने वाली टूर्नीनेट किट से बचें यदि सही तकनीक ना पता हो तो, ठीक। तो ये मैंने बता दी आपको विस्तार से, जो नहीं बताया उनको बता रहा हूँ। एक टॉपिक है आपका चैप्टर का खाद्य पदार्थों का संरक्षण, फूड वाला। तो कैसे संरक्षण होगा? बैक्टीरिया है, फंगस है, ये सब हो जाता है। तो आधुनिक और पारंपरिक विधियां क्या है? एक तो है आपका निर्जलीकरण या सुखाना। भोजन से नमी को पूरी तरह से हटा दिया जाता है, क्योंकि नमी के बिना बैक्टीरिया और मोल्ड पनप नहीं सकते। जैसे अनाज दालें धूप में सुखाएं या गए पापड़, आलू चिप्स, मेथी की पत्तियां, इनको धूप में सुखाकर निर्जलीकरण या सुखाना बोलते हैं इसको। नमक द्वारा भी संरक्षण किया जा सकता है ना। तो नमक, उच्च नमक सांद्रता कोशिकाओं से पानी को पराशर द्वारा बाहर खींच लेती है, जिसे फ्लास्मोलिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लास्मोलिस। नमक किसमें? अचार, सूखी मछली, इमली और कच्चे आम के संरक्षण में नमक द्वारा होता है। चीनी शर्करा के द्वारा क्या होता है? जैसे जैम है, जेली है, मुरब्बा है, सॉस है, ये तो पता ही है आपको। चीनी की गाढ़ी चाशनी बनाने से। और शीत भंडारण, भाई कोल्ड, अपने फ्रीज यूज़ कर रहे हो ना आप अपने घर में, तो दूध और हरी सब्जियां और फल और पका भोजन स्टोर कर रहे हो ना आप फ्रीजर में, तो ठीक है, ये हो गया एक। और एक डिब्बाबंदी होता है। डिब्बाबंद में मटर, मशरूम, फल ये रखे जाते हैं, ठीक। और पाश्चरीकरण क्या है? यह मुक्ता दूध के संरक्षण की विधि है आपकी पाश्चरीकरण। इसमें दूध को पहले उच्च तापमान पर लगभग 62 डिग्री सेल्सियस या 30 मिनट तक उबाला या गर्म किया जाता है। फिर बिना समय गंवाए तेजी से ठंडा करके पैक कर दिया जाता है। इससे रोगजनक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। खोजकर्ता कौन था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर था इस यंत्र का, ठीक। इससे होता है ये, इसको बोलते मतलब कि पहले गर्म कर लो फिर उसको एकदम अचानक से ठंडा कर दो। रासायनिक परिरक्षक केमिकल वाला, ये देखो, सोडियम बेंजोइट नामक होता है। प्रदूषण तो आप लोगों को पता ही है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ठीक। ये तो आपको सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपका एक, मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला, ठीक। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये सिलेबस में आपका एक जगह दिया गया है। देखो, प्लास्टिक और अन्य कचरे के संदर्भ में रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग, रियूज का पुनः उपयोग, रिसाइकल पुनर्चक्रण। 3R का सिद्धांत इसको बोलते हैं। रिड्यूस, रियूज, रिसाइकल, ठीक। और नेक्स्ट देख लेते, पाचन संबंधित रोग और सामान्य बीमारियों की बात करें तो पाचन मार्ग के प्रमुख अंग जिनका क्रम कुछ इस प्रकार से दिया गया। पहला तो मुख में भोजन, यहाँ लार ग्रंथियों से टाइलिन एंजाइम मिलता है। दूसरा है ग्रास नली। ग्रास नली भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है, ठीक। अमाशय थर्ड, यहाँ HCl अम्ल और पेप्सिन एंजाइम भोजन को पचाते हैं। छोटी आंत, यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन एवं पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। बड़ी आंत, यहाँ केवल जल अवशोषण होता है और अपशिष्ट मलाशय में एकत्र होता है बड़ी आंत में। तो ये याद रखना, यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा हो तो स्क्रीन को पोर्ट्रेट मोड पे कर लो आप लोग, ठीक। प्रमुख पाचन संबंधित रोग, कारण, उपचार। कब्ज की मैं बात करता हूँ। कब्ज क्या है आपका? ये सिलेबस का टॉपिक है। इसमें मल कड़ा हो जाता है, शौच क्रिया कठिनाई से होती है। कारण क्या है? भोजन में फाइबर, रेशेदार तत्वों की कमी, पानी बहुत कम पीना, शारीरिक रूप से निष्क्रिय जीवन शैली,
और उपाय क्या करोगे? चोकर युक्त आटे की रोटी खाओ, हरी पत्तेदार सब्जियां, पपीता, सलाद, प्रचुर सेवन, रोजाना 3 से 4 लीटर पानी पियो। दस्त में क्या करोगे? बार बार पतले दस्त मल आना, जिससे शरीर में पानी लवणों की भारी कमी हो जाती है। कारण क्या है? दूषित पानी, बासी भोजन का सेवन करने से आंतों में बैक्टीरिया का संक्रमण। उपाय क्या है? ये सब बता दिया हूँ आपको। उबला पानी, हल्का भोजन, खिचड़ी, और सबसे महत्वपूर्ण ORS, ओरल रेड्रेशन सेल्ट, ठीक बोलते इसको। और अम्लता या एसिडिटी हो जाए तो छाती और पेट में जलन होता है, तो इस कारण क्या है? अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की आवश्यकता से अधिक स्रावित होना, अत्यधिक मिर्च, मसालेदार, तला भुना, ये सब कुछ करने से होता है, तो इसको बंद कर देना आज से ही। और उपाय का? संतुलित और कम मसालेदार भोजन करो, ठंडा दूध पीना और एंसाइटिक का उपयोग करो। अपच हो जाए तो भाई कम खाओ, है ना, थोड़ा टहल लिया करो, ये होता है। कुछ अन्य बीमारी हैं, जैसे मैं बताऊं आपको, सर्दी जुखाम, राइनो वायरस, ठीक, आपको इसके पता ही है क्या होता है क्या नहीं। छींक आती, नाक बहता बार बार, गले में जकड़न हो जाती है, गुनगुना पानी पीना चाहिए। बुखार संक्रमण से होता है, खांसी श्वसन मार्ग में संक्रमण का कारण बनती है, तो शहद में काली मिर्च को चूर्ण बना करके खाना चाहिए। एनीमा हो जाए, आयरन लोहे तत्व की कमी, मधुमेह, डायबिटीज़, रक्त में क्षमा का बढ़ना, ठीक। और गृह प्रबंधन, ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के अंतिम कुछ टॉपिक्स हैं आपके। गृह प्रबंधन, सिलाई धुलाई कला, बुनाई कला और कढ़ाई कला। होम मैनेजमेंट की बात करूं तो भाई आपका घर है ना, तो गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया जिसमें पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध पारिवारिक संसाधनों, समय, धन, ऊर्जा, नियंत्रण, मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। उद्देश्य क्या है? गृह व्यवस्था को सुचारू बनाना, कम से कम खर्च और श्रम में अधिकतम पारिवारिक संतोष प्राप्त करना, यही इसका लक्ष्य है। पारिवारिक संसाधन, ठीक। सिलाई कला क्या है? सिलाई कला, सेइंग आर्ट क्या है? तो वस्त्रों का निर्माण करना, उनकी सिलाई, फटे पुराने वस्त्रों की मरम्मत करने की सिलाई कला कहलाती है। प्रत्येक गृहिणी के लिए अत्यंत उपयोगी और आर्थिक लाभ देने वाला कौशल। महत्व, रेडीमेड कपड़ों की तुलना में धन की भारी बचत होती है। अपनी पसंद और सही माप के कपड़े तैयार किए जा सकते हैं। घर बैठे महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और रोजगार का एक उत्तम साधन। प्रमुख उपकरण व उपयोग, हाथ व मशीन की सुइयां, विभिन्न रंगों के मजबूत धागे, कपड़े काटने के लिए तेज धार वाली कैंची, सटीक माप के लिए मेजरिंग टेप, बोलते हैं मेजरिंग टेप, टेलिंग चौक, निशान लगाने के लिए, उंगली की रक्षा के लिए अंगुस्ताना, है ना, थिम्बल पहन लो। और धुलाई कला क्या है? लॉन्ड्री आर्ट जिसको बोलते हैं, कपड़ों से धूल, मैल, पसीना, दाग धब्बों को हटाकर उन्हें स्वच्छ, स्वच्छंद, सुसंगित, सुगंधित, पहनने योग्य बनाने की प्रक्रिया आपकी है। कपड़ों को साफ करना। धुलाई के व्यवस्थित चरण क्या है? सबसे पहले छटाई क्या? सफ़ेद कपड़ों को रंगीन कपड़ों से, सूती कपड़ों को रेशमी व ऊनी कपड़ों से अलग करना ताकि एक दूसरे का रंग उन पर ना चढ़े। फिर उनको भिगोना है आपको, हल्के गुनगुने पानी में भिगोना, जिससे मैल ढीला हो जाता है। नोट, ऊनी व रेशमी कपड़ों को ज़्यादा देर तक नहीं भिगोते। धोना है, फिर हाथों से रगड़कर ब्रश या वॉशिंग मशीन की सहायता से मैल साफ करना। फिर खंगालना, 2 से 3 बार खंगालना पानी में। फिर उनको सुखाना, सुखाने के बाद इस्त्री करो, आयरनिंग करो, प्रेस करो उन पर, ठीक। फिर अलमारी में रख दो। फिर पाक कला आपकी आ जाती है, भोजन पकाने वाली पाक कला। तो भाई एकदम स्वादिष्ट भोजन बनाओ। पाक कला भोजन बनाने के मुख्य उद्देश्य कच्चा भोजन चबाने और पचाने में कठिन होए, इसलिए उसको पकाया जाता है, ठीक। भोजन पकाने की प्रमुख वैज्ञानिक विधियां क्या है? एक तो उबालना है, बॉइलिंग, पानी के माध्यम से 100 डिग्री सेल्सियस पर पकाना, जैसे चावल, आलू। भाप में पकाना, पानी के सीधे संपर्क के बिना केवल उसकी भाप से पकाना, जैसे इडली, मोमोज, ये सर्वोत्तम विधि है, इसमें इसके पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। तलना क्या है? फ्राइंग, घी या तेल के माध्यम से पकाना है, 2 प्रकार से होता है। उथला तलना यानी कि पराठा है, टिक्की है, और गहरा तलना, गहरा तले कौन जाते हैं? पूरी और कचौड़ी। भूनना और सेकना क्या है? रोस्टिंग एंड बेकिंग, सीधे आग या गर्म हवा में सेकना, जैसे चपाती है, केक है, बिस्किट है। और भुट्टा, डायरेक्ट आग में झोंक दो। बुनाई कला, सलाइयों, क्रोशिया व मशीनों की सहायता से ऊन अथवा धागों के फंदों को आपस में फंसाकर वस्त्र, स्वेटर, मफलर, सोल आदि तैयार करना, ठीक। कढ़ाई कला, अब देखो यहाँ पर कढ़ाई का नाम, संबंधित क्षेत्र और मुख्य विशेषता। चिकनकारी, लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश का जो राजधानी क्षेत्र है, वहाँ पर फेमस है चिकनकारी के लिए। तो मलमल के सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद सूती धागों की जाने वाली महीन और अत्यंत खूबसूरत कढ़ाई, इसमें मुरी, फंदा, जाली, टांके शामिल हैं।
फुलकारी ये पंजाब से जुड़ी है, फूलों का काम है। खद्दर के कपड़ों का बेस की तरफ सिल्क के चमकीले धागों को ज्यामितीय डिजाइन बनाए रखना। कश्मीरी तो कश्मीर में होती भाई सोल फेरन ये पाया जाता है आपका। कांथा क्या है, पश्चिम बंगाल में पुरानी सूती साड़ियों और धोतियों की परतों को एक साथ जोड़कर कच्चे टाके की सहायता से की जाने वाली लोक कलात्मक कढ़ाई मुख्य रूप से रजाई और गुदड़ी बनाई जाती है। परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की मैं बात कर लेता हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और इसी दिन 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। दूध के पाश्चीकरण के जनक फ्रांसीसी सूक्ष्मजीवी विज्ञानी लुई पाश्चर। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रात में दिखाई ना देना, आंखों में सूखापन। विटामिन सी से स्कर्वी, मसूड़ों में खून आना, सूजन विटामिन सी से होता है। विटामिन डी से आपका रिकेटस, बच्चों की हड्डियों का कमजोर व मुड़ जाना। क्षय रोग, टीबी, बीसीजी का टीका लगाना चाहिए। पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो ड्रॉप्स। दस्त, उल्टी, डायरिया में ORS ओरल इसका प्रयोग करना चाहिए। और मलेरिया रोग फैलने वाला मच्छर का नाम क्या है? एनोफिलिस मच्छर, प्रोटोजोआ वाहक। डेंगू बुखार मच्छर फैलने वाला एडिस इजिप्टी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। संतुलित आहार में मुख्य पोषक तत्वों की संख्या कितनी है? 6 प्रमुख पोषक तत्व। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल। ठीक है ना। तो वीडियो होता यहीं पर आपका ख़त्म। नंबर पे आप लोग इस नंबर पे 9696400597 ये वाली PDF प्राप्त करोगे जो अभी हमने कराई, मिल जाएगी आपको। नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना। 299 में पूरा आपको दे दूंगा। मात्र 2 से 3 घंटा लगातार पढ़ लेना, पूरा सिलेबस खत्म, 60 नंबर आपके पक्के।